हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE। ये हमारी आज की हिस्ट्री होने वाली है और हिंदी में इसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 CE तक। यानी आज की हम इस हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करेंगे। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के सहायक विभिन्न स्रोतों का संक्षिप्त में वर्णन करें। यानी जो प्राचीन इतिहास है उसके जो पुनर्निर्माण में सहायक विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर आधारित है। यह स्रोत अत्यधिक पुरातात्विक, मुद्राशास्त्रीय और अभिलेखीय है। इसका समुच्चय अध्ययन हमें इस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने में सहायक करता है। क्योंकि ये जो है ये हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं उसको समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसमें साहित्यिक स्रोत। साहित्य स्रोत में देख लेते हैं, भारतीय साहित्य की प्राचीन ग्रंथ और धर्म ग्रंथ इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जो साहित्यिक स्रोत है उसमें जो प्राचीन ग्रंथ हैं और जो धर्म ग्रंथ हैं वो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अब अगर हम वेदों की बात करें तो वैदिक जो साहित्य हो गया, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये जो ग्रंथ हैं ये वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो स्थिति है उसको समझाने या फिर उसको दिखाने का कार्य करते हैं। अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य में जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, जैसे ग्रंथ राजनीतिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसका विवरण प्रस्तुत करती हैं। यानी उनके बारे में डिटेल से बताने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे बौद्धिक और जैन साहित्य। किस तरह से ये बौद्धिक और जैन साहित्य है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे त्रिपिटक और जैन आगम ग्रंथ प्राचीन भारत की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो त्रिपिटक हैं और जो जैन के आगम ग्रंथ हैं वो हमें जो प्राचीन भारत है उसके धार्मिक और जो सामाजिक स्थिति है उसको जानने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गुप्तोत्तर कालीन साहित्य। यानी जो गुप्तोत्तर कालीन साहित्य है, जैसे कि कालिदास हो गए, बाणभट्ट हो गए और विष्णु गुप्त हो गए, जैसे लेखकों की रचनाएं गुप्त काल की समृद्धि सांस्कृतिक विरासतों को दर्शाती हैं। क्योंकि इसमें जो संस्कृति थी और जो विरासतें थी उनको दर्शाने का कार्य किया गया है। किनके द्वारा? कालिदास द्वारा, बाणभट्ट द्वारा और विष्णु शर्मा द्वारा। इन सभी के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। यानी जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। पुरातत्व के माध्यम से प्राचीन वस्तुएं, अवशेष और स्थापत्य कला का अध्ययन किया जा सकता है। यानी जो पुरातत्व होता है उसके माध्यम से जो हमारी वस्तुएं हैं या फिर अवशेष हैं उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्थापत्य अवशेष की बात करें तो मौर्यकालीन स्तूप हो गए, अशोक के स्तंभ हो गए और गुप्तकालीन मंदिर प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला की जानकारी देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मृतभांड। मृतभांड जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्राप्त मृतभांड और अन्य वस्तुओं इस समय की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती हैं। क्योंकि जो मृत भांड होते हैं वो मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं। और देखिए मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है वहाँ से जो जब ये यहाँ की खुदाई हो रही थी तो यहाँ बहुत सारे मृत भांड और आभूषण मिले थे। ठीक है, अब हम देखेंगे मूर्ति कला। बौद्ध, जैन और हिंदू मूर्तियाँ उस समय की धार्मिक धारणाओं और कला परंपरा को समझाने में सहायक होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट अब हम देखेंगे अभिलेखीय स्रोत। यानी जो हमारे शिलालेखों पर लिखे होते थे या फिर ताम्र पात्रों पर लिखे होते थे जो बेसिकली रिटर्न में होते थे वो हमारे अभिलेख स्रोत है। अभिलेख प्राचीन काल के महत्वपूर्ण इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ हमें डिटेल में जानकारी मिल जाती है। तो शिलालेख देखेंगे। शिलालेख में आप देखेंगे अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त के प्रयास
प्रशस्ति और हर्षवर्धन के अभिलेख तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों का संकेत देती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ताम्रपात्र के ताम्रपात्र क्या होते हैं। जमीन दान संबंधित ताम्रपात्रों से प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी देखिए, अगर कोई जमीन दान में दी जा रही है या फिर कोई भी आर्थिक स्थिति है, उसको ताम्रपात्रों पर लिखा जाता था, जो कि वहाँ उस टाइम की जो आर्थिक स्थिति है या फिर ये कहें कोई भी भूमि या जमीन किसी को दी जा रही है, तो उसका लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, मुद्रा शास्त्र, यानी जो सिक्के होते हैं। सिक्के तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीतिक शक्ति का ज्ञान करते हैं, क्योंकि देखिए जो सिक्के हैं वो अर्थव्यवस्था को और जो व्यापार है और जो राजनीतिक शक्ति है उसको दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे कि मौर्यकालीन सिक्के, पंचचिन्हित सिक्के तत्कालीन व्यापारिक गतिविधियों का पता लगाते हैं। ठीक है, गुप्तकालीन सिक्के, सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं, क्योंकि देखिए गुप्त काल में सोने के सिक्के चलाए जाते थे। अब देखिए, अगर कोई राजा या फिर किसी टाइम पीरियड में सोने के सिक्के चल रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उस टाइम पे जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, तभी तो सोने के सिक्के चलाए जा रहे हैं। अभी देख लो, अभी अगर किसी के पास भी एक सोने का सिक्का हो तो सबकी नज़र उस पर रहती है, भाई इसके पास तो सोने का सिक्का है। तो यही चीज़ है कि पहले सोने के सिक्के तक चलाए जाते थे। जैसे अभी हम देखते हैं 2 रुपए का, 3 रुपए का सिक्का देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी जो विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई बुक है या फिर जो लिखी गई किताबें हैं उनका विवरण। जैसे कि भारत आए विदेशी यात्रियों ने प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में अमूल्य योगदान दिया है। किस तरह से और कौन कौन है, तो पहले हम देखेंगे मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विवरण किया है। यानी जो मैगस्थनीज आए थे उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी, यानी मैगस्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। नेक्स्ट है हमारे हयान और हुएनशांग के वृत्तांत गुप्तकालीन समाज और धर्म का चित्रण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अलबरूनी, भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन उनकी पुस्तक तहकीक ए हिंद में मिलता है। यानी जो अलबरूनी है इन्होंने तहकीक ए हिंद लिखी है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे खगोल शास्त्र और ज्योतिषीय शास्त्र, यानी अब हम खगोल शास्त्र और ज्योतिषीय शास्त्र को देखेंगे। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ खगोल शास्त्र, गणित और ज्योतिषीय ज्ञान की प्राचीन भारतीय परंपराओं को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक, पुरातात्विक, मुद्रा शास्त्रीय और अभिलेखीय स्रोतों का समान रूप से महत्व है। यह स्रोत प्राचीन काल की बहुआयामी जानकारी प्रदान करते हैं, जो हमें इस समय के समाज, संस्कृति और राजनीति की वो गहराई से समझने में सहायक हैं। क्योंकि देखिए ये सारे ही स्रोत जो हैं वो हमें प्राचीन काल की जो जानकारी है उसके उससे हमें अवगत कराते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करवाते हैं कि हम जो अपना इतिहास है उसे जान पाएँ और जो आज की हमारी समाज है, संस्कृति है, राजनीति है, उसको समझ पाएँ कि प्राचीन में कैसी थी और अब कैसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महाद्वीपों की पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण कालीन संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का विवरण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में भारतीय महाद्वीप की जो पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन संस्कृति है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए परिचय देखते हैं। भारतीय महाद्वीपीय की प्राचीन संस्कृति को समझने के लिए पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह काल मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है, जिसमें मनुष्य शिकार और संग्रहण पर निर्भर था। यानी देखिए जो पुरापाषाण और मध्यपाषाण है ये मानव की जो प्रारंभिक जीवन है उसको दिखाता है। जब मानव जो था वो कोई कार्य नहीं करता था, किसी और चीज़ पर नहीं रहता था, वो सिर्फ शिकार करता था और संग्रहण करता था, यानी चीज़ों को इकट्ठा करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे पुरापाषाण काल, जो कि हमारा लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पुरापाषाण काल को निम्न, माध्य और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। इस काल की मुख्य विशेषताएं निम्न है। यानी जो पुरापाषाण काल है उसको भी निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे पुरापाषाण काल की विशेषताएं। तो पहला आप लिखेंगे आवास, मनुष्य गुफाओं, चट्टानों और खुले स्थानों में रहते थे।
भीमबेटका की गुफाएं इसका प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि इस टाइम पे मनुष्य घर नहीं बनाते थे। वो जो थे वो गुफाओं में, चट्टानों में और खुले स्थान पर रहते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उपकरण। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पत्थरों के छोटे और खुरदुरे औजारों का प्रयोग किया जाता था। इसमें हाथ, कुल्हाड़ी, खंजर, छीलने वाले औजारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आजीविका। आजीविका के अंतर्गत आप लिखेंगे मनुष्य शिकार और भोजन संग्रहण पर निर्भर करता था। वह जंगली फलों, कंद मूलों और पशुओं का शिकार करता था। यानी इस टाइम पे जो मनुष्य था वो सिर्फ भोजन संग्रहण करने का कार्य करता था, यानी इकट्ठा करने का, और जो जंगली फूल होते हैं और जो कंदमूल होते हैं और जो पशु होते हैं, यानी शिकार पर ही निर्भर रहता था। वो शिकार करके खाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे आग का उपयोग। पुरापाषाण काल के उत्तर चरण में आग का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। ठीक है। कला। इस काल में गुफाओं में चित्रांकन की परंपराएं देखी गई, जो शिकार और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज। यह काल घुमंतु समाज का था। मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, जो कि हमारा लगभग जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। मध्य पाषाण काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का समिग्रण काल है। इसकी मुख्य विशेषता है। देखिए जो मध्य पाषाण काल है वो पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का युग है, क्योंकि पहले आता है हमारा पुरापाषाण, फिर आता है मध्य पाषाण, फिर आता है हमारा नवपाषाण। तो जो मध्य पाषाण युग है वो हमारा पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच के युग का है। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसकी विशेषताओं में आप लिखेंगे उपकरणों का विकास। पत्थरों के छोटे और अधिक परिष्कृत उपकरण, जिन्हें माइक्रोलिथिकस कहा जाता था, बनाए गए। यानी इस टाइम पे माइक्रोलिथिकस जो औजार थे उनका प्रयोग होने लगा। आवास। आवास में अब गुफाओं के अलावा अस्थायी झोपड़ियों में रहने का प्रमाण मिलता है, यानी गुफाओं को छोड़ के वो अस्थायी झोपड़ियों में आ गए थे। आजीविका। इस काल में शिकार के साथ साथ मत्स्य पालन, प्रारंभिक कृषि संकेत मिलते हैं। यानी अब शिकार तो करते थे, साथ में मत्स्य पालन यानी जानवरों को पालना और जो प्रारंभिक कृषि है वो भी करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुत्ते का पालतूकरण। इस काल में पालतू जानवरों के पालने का आरंभ हुआ। यानी देखिए जो कुत्ता था वो सबसे पहला हमारा पालतू जानवर था, यानी मानवों का। तो इस काल में जो पालतू जानवर थे उनको पालना शुरू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज और संस्कृति। छोटे समुदाय बन गए थे, जिसमें सामूहिक शिकार और भोजन निग्रह की परंपरा थी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कला और प्रतीकवाद। भीमबेटका और अन्य स्थानों की गुफाओं में शिकार, नृत्य और धार्मिक प्रतीकों का चित्रण मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल ने मानव विकास की आधारशिला रखी। यह समयकाल मानव के शिकार, समग्रह और औजार निर्माण से कृषि और पालतू पशुओं की ओर बढ़ने का संकेत देता है, क्योंकि किस तरह से हमने पहले औजार बनाना शुरू किया, फिर हम कृषि और पालतू पशुओं की तरफ बढ़े, ये हमारा पूरा ही संकेत देता है। इस दोनों कालों की संस्कृति न केवल मानव जीवन के विकास को दर्शाती है, बल्कि प्रकृति के साथ उसके तालमेल और संघर्ष को भी प्रकट करती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव तथा उसकी भौगोलिक विस्तरण पर चर्चा कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके उद्भव और जो उसका भौगोलिक वितरण है उसके ऊपर चर्चा करनी है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। ये मैंने आपको एक बार नहीं कई बार ये बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सोचिए, दिमाग में लगाइए कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, क्योंकि ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली और भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। यानी देखिए ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की है और ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली नगरीय सभ्यता पाई जाती है। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं है, ये एक नगरीय सभ्यता है। इसका नाम हड़प्पा पंजाब अब पाकिस्तान में मिले पहले पुरातात्विक स्थल के आधार पर पड़ा। यानी देखिए हड़प्पा जो नाम है इसका, जो पंजाब में स्थित है यानी अब पाकिस्तान में स्थित है, इसके ही नाम पर इसका नाम हड़प्पा पड़ा। एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, नाम क्यों पड़ा ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम देखेंगे उद्भव, कि इसका जो उद्भव है वो कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ।
इसके विकास में जलवायु, उपजाऊ भूमि और नदियों के किनारे बसा होने का विशेष योगदान है। यानी देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो उद्भव हुआ वो सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हुआ, क्योंकि वहाँ उपजाऊ जमीन और जो जलवायु है, भूमि है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे जलवायु और पर्यावरण। यह सभ्यता सिंधु घाटी की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु के कारण विकसित हुई। सिंधु और घगर, हैकरा, प्राचीन सरस्वती नदी, नदियों के किनारे जल की उपलब्धता और कृषि ने इसे समृद्ध बनाया। ठीक है, अब हम देखेंगे नगर विकास। व्यवस्थित नगर योजना, मजबूत स्थापित और व्यापारिक गतिविधियों के कारण हड़प्पा सभ्यता नगरीकरण की दिशा में बढ़ी। यानी देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा विकसित थी और मजबूत सभ्यता थी, जिसकी वजह से ये नगरीकरण की सभ्यता के रूप में आगे बढ़ी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण में कृषि और व्यापार ने इसकी आर्थिक नींव रखी। गेहूं, जौ, मटर और कपास की खेती प्रमुख थी। यानी देखिए यहाँ पर जो व्यापार था वो भी होता था, जिसकी वजह से यहाँ आर्थिक नींव रखी गई, यानी आर्थिक मजबूती आई। गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, कपास हो गया, इन सभी की खेती होती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं। सिंधु घाटी के लोगों का जीवन व्यवस्थित और सामूहिक था। ठीक है, अब हम देखेंगे भौगोलिक वितरण। यानी यहाँ का जो भौगोलिक वितरण है वो किस तरह से था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास लगभग इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में था। यानी देखिए कितना बड़ा इसका क्षेत्रफल था। इसके प्रमुख क्षेत्र वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हैं। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इसके जो क्षेत्र है वो वर्तमान के भारत में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान तक देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर के मंडा तक है। ठीक है, अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें तो गुजरात के रंगपुर, लोथल और दैमाबाद तक है। ठीक है, अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक है। अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें तो बलूचिस्तान के सोहाग घाट तक इसका क्षेत्र था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख स्थलों का वितरण। यानी जो इसके प्रमुख स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा हो गया जो कि आज पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत में स्थित यह स्थल सभ्यता का पहला खोजा गया केंद्र था। यह विशाल अन्नागार और ईंट निर्मित संरचनाएं मिली। यानी ये जो हड़प्पा है ये सबसे पहले खोजा गया था और यहाँ विशाल अन्नागार यानी जहाँ नाच को रखा जाता है वो अन्नागार मिला, और यहाँ जो इमारतें मिली वो ईंटों वाली मिली, यानी ईंटों से बनाई गई मिली थी। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो जो कि आज के पाकिस्तान में है। सिंध में स्थित यह स्थल सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था। यह ग्रेड बांध, विशाल अन्नागार और स्तरीय जल निकाय प्रणाली मिली। यानी देखिए ये भी सबसे बड़ा स्थान था और यहाँ पर ग्रेड बांध हो गया, विशाल अन्नागार हो गया और स्तरीय जल निकास प्रणाली मिली थी। अब हम देखेंगे कालीबंगन जो कि आज के राजस्थान में है। यह जले हुए ईंटों का उपयोग और कृषि के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो जली हुई ईंटें होती हैं और जो कृषि है उसके प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पहली बार हल चलाने के निशान भी यहीं से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोथल जो कि गुजरात में है। यह स्थल सिंधु घाटी समुद्री व्यापार का केंद्र था। यहाँ से एक गोदी का पता चला, यानी ये जो है ये एक तरह से समुद्री व्यापार का केंद्र था या ये कहें बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धोलावीरा जो कि गुजरात में है। यह सभ्यता का सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित नगर था। यहाँ जल संचय, परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेखागढ़ी। रेखागढ़ी जो है वो हरियाणा में है। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है जहाँ से मिट्टी के बर्तन, मोहरे और हड्डियों के उपकरण मिले हैं। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन हैं, मोहरे हैं और जो हड्डियां हैं उनके उपकरण मिले हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कहाँ से क्या मिला है। ठीक है, अब हम देखेंगे भौगोलिक विस्तार का महत्व, यानी जो भौगोलिक विस्तार है उसका क्या महत्व है। तो पहला हम देखेंगे कृषि और जल संसाधन। सिंधु घाटी और घगर हकरा नदी के आसपास के क्षेत्र में उपजाऊ भूमि जल संसाधनों ने सभ्यता को समृद्ध बनाया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख व्यापार और परिवहन। लोथल जैसे तटीय स्थानों में सुमेर, मिस्र और अन्य प्राचीन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विविधताएं। भौगोलिक विस्तार ने विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक एकरूपता और विविधता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव प्राकृतिक संसाधन, अनुकूल जलवायु पर आधारित था। इसका भौगोलिक विस्तार इस सभ्यता की समृद्ध नागरिकीकरण और
सुव्यवस्थित समाज का प्रमाण है। यह सभ्यता न केवल भारतीय इतिहास का गौरव है बल्कि विश्व सभ्यता के प्रारंभिक अध्यायों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के अध्ययन से आरंभिक वैदिक काल के अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राज व्यवस्था के विषयों में क्या पता चलता है। यानी जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो हमारी जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था है, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है। तो परिचय देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, ऋग्वेद भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो प्रारंभिक वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का चित्रण देता है। ठीक है, इसमें वर्णित और मंत्र तत्कालीन समाज के विभिन्न पहलुओं को समझाने में सहायक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। आरंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार पर आधारित थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कृषि। कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। ऋग्वेद में हल और कृषि यंत्रों का उल्लेख मिलता है। गेहूं, जौ और धान की खेती प्रमुख थी। ठीक है, इस टाइम पे वर्षा पर निर्भरता अधिक थी और सिंचाई के साधन विकसित नहीं थे, क्योंकि देखिए कृषि करने के लिए वर्षा पर ही निर्भरता थी। सिंचाई का कोई भी साधन ऋग्वेद में नहीं था। ठीक है, अब हम देखेंगे पशुपालन। गौ पोषण और पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। गायों को संपत्ति का प्रतीक माना गया। घोड़े, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ते का भी पालन किया जाता था। गायों के झगड़े को गो संघर्ष कहा गया, जो समाज में गायों के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे व्यापार और विनिमय को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। यानी जो व्यापार था वह वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी पैसे नहीं थे, सिर्फ चीजों के बदले चीजें दी जाती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, आरंभिक व्यापार में धातु, अनाज, गाय और अन्य वस्तुएं शामिल होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समुद्र और नदियों के माध्यम से आंतरिक और बाहरी व्यापार का संकेत मिलता है। यानी समुद्र और जो नदियां थी उनके माध्यम से ही जो बाहरी या फिर आंतरिक व्यापार था वो किया जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धातु और शिल्पकला। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, तांबे और सोने का उल्लेख मिलता है। यानी तांबे और सोने का यहाँ उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आभूषण, संयंत्र, शस्त्र और अन्य वस्तु धातु से बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत लिख सकते हैं, ऋग्वेद में समाज का वर्णन वर्ण, परिवार और धार्मिक गतिविधियों के संदर्भ में किया गया है। जैसे कि परिवार परिवार पितृसत्तात्मक थे, पिता परिवार का मुखिया होते थे। विवाह एक पवित्र संबंध माना जाता था। एक पत्नी प्रथा सामान्य थी। यानी देखिए जो विवाह था उसे एक पवित्र संबंध माना जाता था और सिर्फ एक ही शादी करना अनिवार्य था, या ये कहें एक ही शादी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। समाज में 4 प्रमुख वर्ण विभाजन था। यानी जो समाज है उसमें वर्ण व्यवस्था देखी जा सकती है। पहला होता था ब्राह्मण, जो पूजा पाठ शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट होते थे हमारे क्षत्रिय, जो युद्ध वगैरह या फिर शासन वगैरह करते थे। उसके बाद होते थे वैश्य, जो कृषि या फिर व्यापार करते थे। नेक्स्ट होते थे शूद्र, जो कि सेवा करते थे इन सभी की। ठीक है, वो शूद्र कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप हम इसमें देखेंगे, आरंभ में यह विभाजन कार्य और गुणों पर आधारित था, जन्म आधारित नहीं था। यानी शुरुआत में ये जो विभाजन था ये सिर्फ कार्य और गुणों पर आधारित था। अगर कोई युद्ध करने की कला प्राप्त कर लेता है तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। अगर नहीं कर पाता और वो शूद्र शूद्र जैसे काम करता है, औरों की सेवा करता है, तो वो शूद्र में रह जाएगा। लेकिन ये उस टाइम पे जन्म पर आधारित नहीं था। ठीक है, अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की सहभागिता होती थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक जीवन। देवताओं की पूजा प्रमुख थी। इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम जैसे देवताओं की उपासना की जाती थी। यज्ञ और बलि का महत्व था। यानी यज्ञ और जो बलि है उसको दिया जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक गतियां। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मनोरंजन के लिए गायन, वदन, नृत्य और युद्ध कला और अभ्यास किया जाता था। यानी मनोरंजन के लिए गायन, नृत्य और युद्ध कला जैसे अभ्यास करते थे। अब आगे इसमें लिखेंगे समाज में सामूहिक गतिविधियां और उत्सवों का आयोजन होता है। यानी सामूहिक रूप से त्योहार बनाए जाते थे जिसमें सभी पार्टिसिपेट या फिर सभी उन त्योहारों को मनाते थे। अब हम देखेंगे राज्य व्यवस्था, यानी जो राज व्यवस्था थी इसकी।
इसके अंतर्गत लिखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था आदिम राज्य के रूप में विकसित हुई थी। जैसे कि इसमें आप लिखेंगे राजा और राजतंत्र। राजा प्रमुख शासक होता था, वह समाज का रक्षक और न्यायाधीश होता था। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखेंगे राजा को देवता का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजतत्व वंशानुगत नहीं था, राजा का चयन सभा यानी जनता द्वारा किया जाता था। यानी जो राजा है वो वंशानुगत नहीं होता था, जिसे जनता चाहे उसे राजा बना सकती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सभा और समिति। सभा और समिति के अंतर्गत लिखेंगे सभा और समिति नामक दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी। ठीक है, सभा में प्रमुख लोग शामिल होते थे और यह सलाहकार मंडल की भूमिका निभाते थे। ठीक है, समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। यानी जो सभा होती थी उसमें प्रमुख लोग शामिल होते थे और जो समिति होती थी उसमें आम जनता शामिल होती थी और यह जनहित के निर्णय लेती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेना और युद्ध, यानी किस तरह से सेना और युद्ध को अब हम देख सकते हैं। चलिए देखेंगे। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सेना का गठन जनजातियों और समूह से होता था। ठीक है, इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे युद्ध मुख्यतः गायों गायों और भूमि के लिए होता था। यानी जो युद्ध होता था वो मुख्य रूप से गायों के लिए और भूमि के लिए किया जाता था। इंद्र को युद्ध का देवता माना गया और इसे विजय के लिए पूजित पूजित किया जाता था। यानी जो इंद्र भगवान है उसे युद्ध का देवता माना जाता था और विजय प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। अब हम देखेंगे प्रशासन, यानी यहाँ का प्रशासन कैसा था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण जैसे पदाधिकारी होते थे। यानी जो राजा होते थे उनकी सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी और जो ग्रामीण जो पदाधिकारी होते थे वो उनकी सहायता करते थे। कर या उपहार के रूप में जनता राजा को अनाज और पशु प्रदान करती थी। यानी कर या ये कहें उपहार के रूप में जनता कुछ भी दे देती थी राजा को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निष्कर्ष के। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आरंभिक वैदिक काल में समाज, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था संगठित थी। यह काल कृषि और पशुपालन पर आधारित था। सामाजिक जीवन धार्मिक आस्थाओं और नैतिकता से जुड़ा था और राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय लोकतंत्र के प्रारंभिक रूप में था। यह काल भारतीय संस्कृति और सभ्यता की नींव रखने वाले महत्वपूर्ण चरण था। क्योंकि देखिए अभी कोई भी चीज़ कट्टरपंथी नहीं थी। यानी देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी कार्य के आधार पर थी। लोग चाहें तो चेंज कर सकते थे। जो स्त्रियों की स्थिति थी वो भी अच्छी थी, एक ही पत्नी होती थी और जो सारी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके बाद में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी या फिर ये कहें कठोरता आ जाती है। जो वर्ण व्यवस्था हो जाती है वो जन्म के आधार पर होती है, स्त्रियों की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी समाज में। आई होप आपको ये यहाँ तक सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महापाषाण कालीन संस्कृति की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी जो महापाषाण काल है उसकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं उनके ऊपर हमें एक टिप्पणी लिखनी है। चलिए देख लेते हैं। परिचय परिचय आप इस तरह से लिखेंगे। महापाषाण कालीन संस्कृति लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक थी। दक्षिण भारत और दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रमुख प्रागैतिहासिक संस्कृति है। यानी देखिए जो हमारी मध्य पाषाण संस्कृति है वो दक्षिण भारत के दक्कन पठारों में पाई जाने वाली संस्कृति है और ये प्राग ऐतिहासिक संस्कृति है। ठीक है, यह संस्कृति मुख्यतः अपने विशाल पाषाण स्मारकों और समाधियों के लिए जानी जाती है। यानी देखिए इस संस्कृति में जो स्मारक हैं वो बहुत बड़े मिले थे और जो समाधियां हैं, ठीक है, इन स्मारकों और समाधियों से इस काल की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक मान्यताएं कि कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं थी। तो पहले आप लिखेंगे आत्मा और परलोक में विश्वास। यानी ये लोग जो थे वो आत्मा और परलोक जो होता है यानी दूसरा लोक उसमें विश्वास करते थे। महापाषाण काल में लोग आत्मा और परलोक में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है। ऐसा नहीं है मृत्यु होगी तो जीवन समाप्त हो गया। ठीक है, यह विश्वास उनकी समाधि स्थलों में मृतकों के साथ उपयोगी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ और हथियारों को रखने से स्पष्ट होता है। क्योंकि देखिए अगर हमें अब देखिए सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चला कि वो परलोक या फिर आत्मा में विश्वास रखते थे। जब उनकी कब्रों की खुदाई की गई तो कब्रों में मृत यानी जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनके पास में एक तो वस्तुएं रखी हुई मिली, खाद्य पदार्थ मिले और जो हथियार वगैरह होते हैं वो रखे हुए मिले, जिससे हमें पता चलता है कि उन लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी लोगों को इन सारी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए वो उन शवों यानी जो लाश होती है उसके पास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पूर्वज पूजा।
इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पूर्वजों की पूजा इस संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि ये जो संस्कृति थी इसमें पूर्वजों की ही पूजा की जाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मृतकों के सम्मान में महापाषाण स्मारकों का निर्माण किया जाता था, जो उनकी पूजाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाते हैं। यानी देखिए, जो मर जाते थे उनके सम्मान में ही स्मारक बनाए जाते थे, फिर उनके पुजारियों या ये कहें जो उनकी पूजा करते थे उनके लिए एक सम्मान दिखाते थे। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे प्रकृति पूजा। प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे सूर्य, चंद्रमा, जल और वृक्षों की पूजा का संकेत मिलता है। यानी ये जो थे प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जल हो गया और वृक्ष हो गया, इन सभी की पूजा करते थे। यह तत्व उनकी दैनिक जीवन शैली और धार्मिक आस्था का हिस्सा थे, क्योंकि उनका जो जीवन शैली थी और जो धार्मिक आस्था थी वो इन सभी के साधन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक प्रथाएं। धार्मिक प्रथाओं में आप पहला लिखेंगे, पहला फर्स्ट है हमारा स्मारकीय समाधि निर्माण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं महापाषाण कालीन लोग मृतकों की याद में बड़े बड़े पत्थरों यानी स्मारकों का उपयोग करते थे। यह स्मारक विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे डोलमेन, मेनहिर और रॉकेट समाधियाँ। ये देखिए पत्थरों की जो आकार है उसको दिखाया गया है। मृतकों के साथ उनकी उपयोगी की वस्तुएं, आभूषण, लोहे के उपकरण और मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, ताकि अगर उन्हें मरने के बाद आवश्यकता हो तो वो उनका यूज कर पाए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे इष्ट संस्कार। इसके अंतर्गत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे मृतकों का दाह संस्कार भूमि समाधि देने की परंपरा थी। यानी जैसे मुस्लिमों में दबा दिया जाता है, मरने के बाद में उन्हें जलाया नहीं जाता, न ही उन्हें कॉफिन में रखा जाता है, तो वैसे ही इसमें भी होता था कि उन्हें भूमि में दबा दिया जाता था। ठीक है, भूमि समाधियों में मिट्टी के बर्तन, खाद्य पदार्थ और मिलते हैं जो उनकी धार्मिक परंपराओं को दर्शाते हैं। और जब उन्हें दफनाया जाता था यानी मिट्टी के अंदर उन्हें दबाया जाता था, तो उन्हीं के साथ में दफनाते टाइम ही उनके साथ में बर्तन हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए और औजार वगैरह रख दिए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यज्ञ और बलि। यज्ञ और बलि किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं महापाषाण संस्कृति में यज्ञ और बलि की परंपरा होने का संकेत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ स्थलों पर जानवरों की हड्डियां और अवशेष मिले हैं जो बलि की परंपरा का प्रमाण करती हैं। यानी कुछ अवशेष मिले हैं जो बलि को दिखाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संकेत और महत्व। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं महापाषाण स्मारकों और समाधियों से पता चलता है कि इस काल के लोग मृत्यु के बाद जीवन में गहरी आस्था रखते थे। यानी इन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होगा, इस चीज़ में ये विश्वास रखते थे, इसीलिए ये समाधियों के पास चीज़ें रखते थे। ठीक है, उनकी धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह संस्कृति भारतीय धार्मिक परंपराओं और विश्वासों के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, विश्वास हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे कि मुसलमानों में मृत्यु के बाद में जो बॉडी होती है उसको दफना दिया जाता है। हिंदू लोगों में जो बलि है उसका प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे कि इस काल में सूर्य देवता की पूजा की जाती थी और अभी भी सूर्य देवता की पूजा होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी हमारी परंपराएं हैं, विश्वास हैं, वो पहले से ही बनते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं महापाषाण कालीन संस्कृति की धार्मिक मान्यताएं मुख्यतः आत्मा, परलोक, पूर्वज पूजा और प्राकृतिक पूजा पर आधारित है। क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरह से ये आत्मा में, परलोक में और जो पूर्वज पूजा है उसमें और जो प्राकृतिक पूजा है उसमें ध्यान लगाते थे या इन पर आधारित थी। उनकी धार्मिक प्रथाएं इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती हैं, जो भारतीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जा सकती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा करें। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में आपको 6ठी सदी जो है उसकी जो उत्तर पूर्वी भारत है उसकी सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय के अंतर्गत आप लिख सकते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व का उत्तर पश्चिमी भारत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण युग है। यह काल महाजनपदों के उदय, आर्थिक समृद्धियों और सामाजिक परिवर्तनों का समय था।
इस युग ने भारतीय इतिहास में एक नई दिशा दी, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बदलाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस युग के बाद ही जो हमारे राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं और सामाजिक बदलाव हैं वो स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सामाजिक स्थिति कि जो हमारी सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो इसके अंतर्गत आप पहला लिखेंगे वर्ण व्यवस्था। समाज 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में विभाजित था। ये विभाजन कर्म आधारित होने के बजाय जन्म आधारित हो गया। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये जो विभाजन था ये कर्म आधारित था, लेकिन आते आते ये जन्म आधारित हो गया। जिसमें भी जाति में आपने जन्म ले लिया वही जाति आपकी बन जाएगी। ठीक है, ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से उच्च स्थान पर थे, जबकि क्षत्रिय प्रशासन और युद्ध में संलग्न थे। वैश्य व्यापारी और कृषि में थे और शूद्र सेवा कार्य में थे। यानी देखिए जो ब्राह्मण होते थे वो पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें करते थे और उच्च स्थान पे थे। क्षत्रिय जो थे वो शासन करते थे या युद्ध वगैरह करते थे, और जो वैश्य थे वो व्यापार और कृषि करते थे, और जो शूद्र थे वो सेवा क्षेत्र थे। यानी इन तीनों की सेवा करना शूद्र का कार्य होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे श्रम और पेशे। किस तरह से श्रम और पेशे को देख सकते हैं। समाज में पेशेगत वर्गीकरण उभर रहा था। कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर और अन्य कारीगर समाज का अभिन्न हिस्सा थे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते थे। दास प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दास श्रमिक कार्य में लाए जाते थे, क्योंकि इस टाइम पे जो दास प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, यानी बहुत ज़्यादा चलती थी। अब हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही थी, उन्होंने घरेलू भूमिकाओं तक सीमित किया गया। विवाह और शिक्षा पर पुरुषों का नियंत्रण बढ़ रहा था। देखिए ये जो अभी इस टाइम की स्थिति थी वो महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी। वो सिर्फ घरेलू जो भूमिका थी उसी तक सीमित थी, और ना ही उन्हें विवाह और ना ही शिक्षा दोनों में अपनी राय देने का कोई भी अधिकार नहीं था, वो सिर्फ पुरुषों के पास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व धार्मिक पुनर्जागरण का काल था। वैदिक धर्म के अलावा बौद्धिक और जैन धर्म जैसे अन्य धर्म उभरे। यानी देखिए ये जो था ये धार्मिक पुनर्जागरण का काल था। इसमें वैदिक धर्म के अलावा बौद्धिक और जैन धर्म भी उभरने लगा। यज्ञ और बलि के स्थान पर अहिंसा और तपस्या पर बल दिया गया, क्योंकि देखिए जो वैदिक धर्म है वो यज्ञ की बात करता है, पर जो बौद्ध और जैन धर्म है ये अहिंसा और तपस्या की बात करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक स्थिति, यानी इस टाइम की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, आर्थिक स्थिति में पहले हम देखेंगे कृषि। कृषि के अंतर्गत आप लिखेंगे कृषि मुख्य आजीविका का साधन थी। गंगा और सिंधु नदी के मैदान उपजाऊ थे, क्योंकि देखिए उस टाइम पे सिर्फ कृषि ही की जाती थी, और गंगा और सिंध के जो आसपास के क्षेत्र थे वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थे। लोहे के औजारों का उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, और इस टाइम पे आके जो लोहे के औजार थे उनका प्रयोग किया जाने लगा मिट्टी को खोदने के लिए, जिसकी वजह से जो कृषि वृद्धि थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही थी। उत्तर पश्चिम भारत विदेशी व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया था। उत्तर पश्चिम भारत के माध्यम से सिल्क रूट और समुद्री व्यापार मार्ग का विकास हुआ। यानी देखिए जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहीं से जो सिल्क रूट है, जो आपने पढ़ा भी होगा, जहाँ से सिल्क का व्यापार होता था, सिल्क रूट का निर्माण हुआ, क्योंकि देखिए सिल्क रूट से बहुत सारी जो आयात निर्यात है वो होते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा तक्षशिला जैसे शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, क्योंकि जैसे कि तक्षशिला है ये भी एक व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। अब हम देखेंगे धन का उपयोग। धन का उपयोग किस तरह से, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस काल में पहली बार सिक्कों का प्रचलन हुआ। यानी इससे पहले सिक्कों का जो प्रचलन था या सिक्कों का जो यूज था वो नहीं होता था। पंच चिन्हित सिक्के, पंचमार्क कोड होता था इन पे, इसीलिए इन्हें पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता था। व्यापार में उपयोग किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बॉर्डर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली का भी चलन था। यानी देखिए जो बॉर्डर सिस्टम होता है उसका भी चलन था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कारीगरी और शिल्प। कारीगरी और शिल्प में आप लिख सकते हैं इस काल में शिल्पकार और उद्योगों में वृद्धि हुई। बर्तन निर्माण, धातु कला, वस्तु निर्माण और नों का उत्पाद प्रमुख था। ठीक, क्योंकि इस काल में जो बर्तन निर्माण है, धातु निर्माण है और जो वस्तु निर्माण है उसका जो उद्योग था वो बढ़ने लगा था। नेक्स्ट हम देखेंगे शहरीकरण।
इस काल में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। तक्षशिला, पुष्कलावती और अन्य नगर व्यापार और प्रशासन के लिए प्रमुख केंद्र हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत नगरों में बाजार, कारीगरों की वस्तुओं और व्यापारिक ग्लेड स्थापित होने लगा था। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? छठी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर पश्चिमी भारत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में कृषि, व्यापार और शहरीकरण ने अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया, क्योंकि अभी हमने देखा जो कृषि है, व्यापार है और शहरीकरण है, उसी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया कि समाज में वर्ण व्यवस्था और धार्मिक पुनर्जागरण ने गहरा प्रभाव डाला। यह समय भारतीय सभ्यता के विकास में एक नई दिशा स्थापित करने का सिद्धांत दिखाता है। यह सिद्धांत साबित हो रहा था, क्योंकि देखिए अब इसके बाद ही जो चेंजेस हैं वो होने शुरू हो रहे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख करें। यानी अशोक के जो धम्म के प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको बताना है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे मौर्य सम्राट अशोक, जिनका जो जीवन काल था वो 268 से 232 तक था, ने अपनी शासनकाल में एक अनोखे धार्मिक और नैतिक नीतियों को अपनाया, जिसमें धम्म कहा गया। यानी देखिए इन्होंने अपने जीवन काल में या शासन काल में कुछ अलग चीजें अपनाई धार्मिक को लेकर, यानी धर्म को लेकर, जिसे आगे चल के ही धम्म के नाम से जाना गया। अशोक के धम्म का उद्देश्य समाज में नैतिकता, सहिष्णुता और सदाचार को बढ़ावा देना था। यह कोई धर्म विशेष नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक नैतिक और मानवीय दृष्टि थी। अशोक के शिलालेख और अभिलेख उनके धम्म के सिद्धांतों का विवरण करते हैं। यानी देखिए अशोक का जो धर्म है वो कोई धर्म नहीं था। हम ये नहीं कह सकते वो धर्म है उसका पालन करो, नहीं, वो सिर्फ जीवन जीने के लिए नैतिक और जो अनिवार्य दृष्टि होती है, मानवीय दृष्टि होती है, वो दिखाते हैं कि हमें इस तरह से जीवन जीना चाहिए। देखिए जो अशोक हैं वो एक क्रूर शासक थे। पहले उन्होंने राजा बनने से पहले अपने 101 भाई को मारा था, ताकि वो राजा बन पाए। और जब वो राजा बन गए और कलिंग का युद्ध हुआ, यानी उनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, उसके बाद में उस युद्ध में इतने लाखों लोग मारे गए, लाखों जो परिवार थे वो बेघर हो गए। बहुत बुरे दृष्टि थी, बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे। जब उन्होंने उस युद्ध की स्थिति देखी, क्योंकि वो राजा थे, बेशक वो राजा थे तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी, तो उसके बाद में वो जो उनका हृदय था वो परिवर्तन हो जाता है, और फिर ये अशोक जो है वो मार काट या ये सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और जो धर्म है उसको परिवर्तित करके जो बौद्ध धर्म है उसको अपना लेते हैं, ताकि जो मार काट है ये सारी चीज़ें उनसे दूर हो सके, और फिर ये अपने धर्म की स्थापना करते हैं, यानी धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धर्म के मुख्य सिद्धांत, यानी धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला है मुख्य सिद्धांत इसका सदाचार और नैतिकता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अशोक के धम्म में नैतिक आचरण और सदाचार पर बल दिया गया। सत्य, अहिंसा, दया और समय को प्रमुख माना गया। यानी देखिए इसके अंतर्गत सत्य को, अहिंसा को, दया को और समय को प्रमुखता माना गया था। झूठ, ईर्ष्या और क्रोध से बचने की कोशिश की गई थी इसके अंतर्गत, कि कोई भी झूठ ना बोले, ईर्ष्या ना हो कुछ भी, और क्रोध ना करे व्यक्ति, इन सभी से बचने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अहिंसा। अशोक ने सभी प्रणालियों के प्रति अहिंसा का प्रचार किया, यानी अहिंसा को रोकने का प्रयास किया। पशु बलि और शिकार की निंदा की। उन्होंने अपने साम्राज्य में पशु हत्या को रोकने के लिए कई उपाय किए। यानी देखिए पशु बलि हो गया या पशु हत्या हो गया, इन सभी को इन्होंने रोक दिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता। सभी धर्मों और विचारों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का प्रचार किया। यानी ये सभी धर्मों का प्रचार करने लगे, या ये कहूँ सभी धर्मों का जो सम्मान है वो करने लगे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे अशोक ने सभी धर्मों के अनुयायियों से एक दूसरे की शिक्षाओं, सामान्यताओं को समझने और आदर करने की पाली की। यानी देखिए इन्होंने सभी जो धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हों को कहा कि आप एक दूसरे से शिक्षा लें, एक दूसरे की शिक्षा को समझें और उनका आदर करें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समरसता। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे समाज में जाति, धर्म, वर्ग के बीच समानता और समरसता को बढ़ावा दिया। कमजोर वर्ग, महिलाएं और दासों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया गया। यानी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं और दास हैं, उनके लिए जो विकास है या फिर ये कहें उनका जो कल्याण है उसके
लिए ज़्यादा नीतियाँ बनाई गईं। अब हम देखेंगे पारिवारिक और सामाजिक संबंध। परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के साथ प्रेम और सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया था। ठीक है, माता पिता की सेवा, गुरु का आदर और वृद्धजनों का सम्मान करना धर्म का मुख्य भाग है। यानी अपने माता पिता की सेवा करें और जो गुरु होते हैं उनकी आदर करें, और जो वृद्धजन होते हैं यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका सम्मान करना, उनकी मदद करना, यही धर्म था। देखिए आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों चीज़ हैं, यानी माता पिता की सेवा करना और गुरु का सम्मान करना, जो कि लोग भूल ही गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है पर ये जो लोग हैं ये भूल गए हैं। कोई भी अपने माता पिता का सम्मान करना या फिर गुरु का ये आदर करना भूल जाते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ भी लोग कमेंट कर दे जो कि गुरु के सम्मान के खिलाफ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्म का प्रचार। किस तरह से अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महायात्रा की नियुक्ति की। यह अधिकार समाज में नैतिक और धार्मिक शिक्षा का प्रचार करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उन्होंने धर्म के संदेशों को दूर दराज के क्षेत्रों और अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए दूत भेजे, यानी जो धर्म था उसका प्रचार प्रसार किया और उसको फैलाने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे कल्याणकारी शासन। अशोक ने धर्म के जनता के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने अस्पतालों, शालाओं, कुओं और सड़कों का निर्माण करवाया। ठीक है, मानव और पशुओं के लिए औषधालयों की व्यवस्था करवाई, यानी जहां मानव और जो पशु होते हैं उनकी औषधि दी जा सके, औषधालय क्या यानी दवाई दी जा सके, उसकी स्थापना करवाई। अब हम देखेंगे विश्व बंधुत्व। किस तरह से इन्होंने विश्व बंधुत्व को बढ़ाया, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अशोक ने सभी प्रणालियों को एक परिवार के सदस्यों के रूप में देखने का दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, उन्होंने विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे निष्कर्ष इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप सकते हैं अशोक के धर्म का उद्देश्य समाज में नैतिकता, मानवीय मूल्यों को स्थापित करना था। यह नीति किस धार्मिक मतवाद के प्रचार की वजह सहिष्णुता, करुणा और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। अशोक का धर्म न केवल उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि लाने में सरल रहा, बल्कि धार्मिक इतिहास और विश्व के एक अद्वितीय नैतिक दृष्टि प्रदान भी की इसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्योत्तर काल की कला एवं स्थापत्य की विवेचना कीजिए, यानी मौर्योत्तर काल जो है उसकी कला और जो स्थापत्य है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं मौर्योत्तर काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था। भारतीय कला और स्थापत्य के क्षेत्र में नवाचार और विविधता का युग था, क्योंकि इस काल में बहुत सारे नवाचार और विविधता देखी गई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग, सातवाहन, कुषाण और अन्य राजवंशों ने कला को नए आयाम दिए। यानी देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग आए, सातवाहन आए और कुषाण आए और अन्य बहुत सारे जो राजवंश थे वो आए, जिन्होंने कला को एक नई दिशा दी। इस काल में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों के संरक्षण में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला ने विशेष उन्नति की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कला की विशेषताएं, यानी जो कला है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे मूर्तिकला। मौर्योत्तर काल में मानव आकृति को मूर्तिकला में प्रमुखता थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से बुद्ध तीर्थंकरों और धार्मिक प्रतीकों की मूर्ति बनाई गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुषाण काल में गंधार और मथुरा काल शैली का विकास हुआ, यानी कुषाण काल में जो गंधार है और जो मथुरा कला शैली है उसका भी विकास हुआ। अब हम देखेंगे गंधार शैली यूनानी प्रभाव से युक्त मूर्तियां जिसमें यथार्थ और सुंदरता का समावेश होता है, वो हमारा गंधार शैली होती है। यानी जो यूरोपीय प्रथाओं से युक्त होती हैं जिसमें यथार्थ और सुंदरता को दिखाया जाता है, वो हमारी गंधार शैली में होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मथुरा शैली। मथुरा शैली जो होती है वो भारतीय परंपराओं पर आधारित लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती है। लाल बलुआ पत्थर से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं और भारतीय परंपराओं को दिखाती हैं, वो हमारी मथुरा शैली के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगीत और चित्रकला। अजंता की गुफाओं में चित्रकला और भित्ति चित्र इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ठीक है, इन चित्रों में धार्मिक कहानियां, राजाओं के जीवन और सामान्य लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे स्थापत्य की विशेषताएं, यानी जो स्थापत्य है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे स्तूप में स्तूप निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, क्योंकि बहुत सारे जो स्तूप हैं वो बनाए जा रहे थे। इस
सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सांची का स्तूप है, क्योंकि देखिए जो सांची का स्तूप है वो बहुत कुशलता और बहुत सुंदरता से बनाया गया था, जिसमें शुंग और सातवाहन राजाओं ने मौर्य स्तूप को पुनर्निर्मित कर विकसित किया था। इसमें शुंग और जो सातवाहन राजा हैं उसने उन्होंने मौर्य स्तूप को पुनर्निर्मित करके विकसित किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे स्तूपों के तोरण, यानी जो स्तूप होते थे उनके जो तोरण द्वार होते थे वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। प्रवेश द्वार, यानी देखिए जो तोरण द्वार है उसको ही प्रवेश द्वार बोलते थे, जो कि इस तरह से बनाए जाते थे। ये मैं दोबारा बनाती हूँ, जो कि इस तरह से बनाए जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइनों से, इस तरह से पूरा डिजाइनों से फिल होता था। और वेदिका, यानी जो घेरा होता था, यानी जो वेदिका होती थी जिसको घेरा बोल देते हैं, पर उकेरे गए जटिल नकाशी बौद्धिक धर्म की कहानियों को चित्रित करती हैं। और देखिए ये जो यहाँ पर नकाशी बनाई जाती थी और जो उकेरी जाती थी, उससे हमें बौद्धिक जो धर्म है और जो कथाएं हैं उनको देखने को मिलता है, उन्हें पढ़ने को मिलता है। यानी इनमें जो बौद्धिक धर्म और कहानियां हैं उनको लिखा जाता था। अब हम देखेंगे गुफा वास्तुकला। गुफा वास्तुकला में आप लिखेंगे मौर्योत्तर काल में गुफा वास्तुकला का एक विकास हुआ। मौर्योत्तर काल में गुफा वास्तुकला का विकास हुआ। बौद्ध धर्म से प्रेरित चैत्य और विहार गुफा बनाई गई, यानी बौद्ध धर्म से ही प्रेरित होकर चैत्य और जो विहार गुफाएं हैं वो बनाई गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे करलिया और भाजा की गुफाएं इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। गुफाओं में स्तंभ, मेहराब और धार्मिक मूर्तियां थी, यानी जो गुफाएं होती थी उसमें स्तंभ हो गया, मेहराब हो गया, ये धार्मिक मूर्तियों के रूप में देखे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे मंदिर निर्माण, यानी जो मंदिर हैं उनका निर्माण किस तरह से होता था। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस काल में हिंदू मंदिर स्थापत्य का आरंभ हुआ, यानी इस काल में आते आते ही जो हिंदू मंदिर हैं उनकी स्थापना शुरू हो गई। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे प्रारंभिक मंदिर साधारण संरचना थी, जैसे नागार्जुन कोंडा और देवगढ़ के मंदिर हैं। यानी देखिए अगर शुरुआत की बात करें, जो मंदिरों की संरचना थी वो बहुत ज़्यादा सरल थी, जैसे कि नागार्जुन कोंडा और देवांग जो मंदिर हैं उनका उदाहरण आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यूनानी रोम प्रभाव। किस तरह से यूनानी रोम प्रभाव हुआ। गांधार शैली में यूनानी रोमन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो गांधार शैली है उसमें यूनानी और रोम जो प्रभाव है उसको देखा जा सकता है, जो कुषाण काल के दौरान मौर्योत्तर काल का एक प्रमुख हिस्सा बनी। और ये जो गांधार शैली है ये कुषाण काल के दौरान ही, यानी मौर्योत्तर काल में आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक प्रभाव, यानी जो यहाँ के धार्मिक प्रभाव थे वो क्या थे। तो हम देखेंगे मौर्योत्तर काल मुख्यतः धार्मिक थे, यानी अगर हम मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं तो ये धार्मिक था और बौद्धिक, जैन और हिंदू धर्म से प्रचलित था। यानी इस टाइम पे यहाँ पर बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया और हिंदू धर्म प्रचलित था। बौद्धिक काल में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का चित्रण हुआ, यानी देखिए जो बौद्धिक काल था उसमें बुद्ध के जीवन और जो जातक कथाएं हैं, देखिए जो जातक कथाएं होती हैं वो भगवान बुद्ध के जीवन को बताने का कार्य करती हैं, उनका चित्रण होता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैन कला में तीर्थकारों और मूर्तियों और प्रतीकों का निर्माण हुआ, यानी जो जैन जो धर्म है उसमें जो तीर्थकार हैं और जो मूर्तियां हैं उनका प्रतीकों का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे हिंदू स्थापत्य और मूर्तियों में देवी देवताओं के चित्रण का विकास प्रारंभ हुआ। और यानी इसी टाइम पे जो हिंदू धर्म में मूर्तियां होती हैं, देवी देवताएं होती हैं, उनका जो चित्र है वो विकसित होना शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, यानी अब हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मौर्योत्तर काल भारतीय कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग था। इस काल में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता ने कला को समृद्ध किया। गांधार और मथुरा की मूर्ति कला, सांची और बरहुत के स्तूप और अजंता की गुफाएं इस काल की उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धियां हैं। यानी देखिए अगर हम इस काल की उपलब्धियों की बात करें तो गांधार शैली हो गई, मथुरा शैली हो गई जिन्होंने मूर्तियों को बहुत अच्छे से बनाया, सांची का स्तूप हो गया और बरहुत का स्तूप हो गया, जो कि आज भी एक प्रतीक के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। अजंताओं की गुफा हो गई, जो कि इस काल की हम उपलब्धियां कह सकते हैं। मौर्योत्तर काल न केवल भारतीय सभ्यता की पहचान बनी बल्कि विश्व कला को भी प्रभावित करने वाली धरोहर सिद्ध हुई। यानी देखिए ये जो काल है ये सिर्फ भारतीय सभ्यता के लिए पहचान का काल नहीं बनी, बल्कि ये विश्व स्तर पर भारतीय सभ्यता को लाने का भी ये काल बनी, क्योंकि इस काल में बहुत सारी चीज़ें अभी हमने जैसे देखी, बहुत सारी चीज़ों का उदय हुआ, बहुत सारी चीज़ें सामने आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ आपकी जो फुल बुक एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन,
इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। एंड देखिए अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इन सभी की सेल्फ स्टडी करना सारे नोट्स की, तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जो बुक है या फिर आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट मैंने कवर करवाए हैं, मैं सबकी आपको PDF दे दूँगी, तो आप इसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।